तो हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहला लेक्चर देख के आए होंगे आप लोग, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से नोट बनाइए, मैं यही चाहूँगा। और बस यही एक्सपेक्टेशन है आप लोग से, ठीक है। तो आज आगे पढ़ेंगे हम। कल इंट्रोडक्शन था प्रकाश का, और अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, उसके बाद से इसको देखिए, ठीक है, फिर समझ में आएगा अच्छे से। तो आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का परावर्तन ऑथर, तथा इसको रोक करके नोट कर सकते हैं और साथ साथ में समझते रहेंगे, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी समतल या चिकने तल से टकराता है, ठीक है, और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसे या फिर इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बस इस घटना को नाम दे दिया गया है, ठीक है। और वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते ही रहते हैं ऐसी घटनाएं, ठीक है। तो इस घटना को हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पढ़ने को? ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इसका हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग हो रहा है, ठीक है। जो कि हम जानते हुए भी कई चीज़ें नहीं जान रहे हैं, ठीक है। जैसे गाड़ियों में देखे होंगे, जो दर्पण लगते हैं वे अक्सर समतल नहीं होते हैं, थोड़े मुड़े हुए होते हैं, गोली आकार के होते हैं थोड़े से, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो गौर से देखिएगा। तो इन सब चीज़ों को बारे में जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तो आइए पढ़ते हैं। तो परावर्तन के आगे है परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। पहले ही जानते हैं तीनों होता क्या है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के बाद आप ये चित्र बनाइएगा, ठीक है। ये एक दर्पण है, ठीक है, जो कि ऐसे है, ठीक है, अंदर की तरफ। और जब प्रकाश इस पर डाला गया, ठीक है, उस पर प्रकाश को बोला गया आपतित किरण, ठीक है, एक नाम दे दिया गया। और वो जिस बिंदु पे गिरा उसे आपतन बिंदु बोला गया, ठीक है। और वहाँ से टकरा के उसी माध्यम में चला गया, उस किरण को बोला गया परावर्तित किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु पे एक लंबवत रेखा खींच दी गई दर्पण से, जो अभिलंब कहलाया, ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गया। और ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या है? जैसे ये एक ही तल है ना, तो ये इसी तल में आ रहा है और ये इसी तल में इधर चला जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि ये इधर आया और ये टकरा के, ये पूरा दर्पण है ना, तो ये टकरा के इधर भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं आता है, ठीक है। इसका यही नियम है कि ये अक्सर एक ही तल में होते हैं तीनों, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण, ठीक है, तथा परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों कोण क्या होते हैं पहले ये जानते हैं। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे I से निरूपित करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो अच्छे से इसको नोट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए आगे। तो देखते हैं फिर, ठीक है। तो आगे है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऐसा बिंदु जहाँ से आपतित किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात आकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तथा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब हम लोग देखे ही होंगे, ठीक है, अक्सर घर में देखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि
जब कहीं से प्रकाश चलता है और दर्पण से टकरा के जहाँ पे भी मिल रहा होगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है, तो उस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु से प्रकाश चली होती है वहाँ का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पे मिलती हैं तो उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जब दो किरणें आपस में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखो ये दर्पण है, ठीक है, और इस बिंदु से ए से दो किरणें चली हुई हैं, ठीक है। एक किरणें समांतर चली हुई है। अभी हम बताएंगे कुछ देर में कि कैसे ये किरणें मुड़ रही हैं और किस स्थान से मुड़ेंगी, ठीक है। तो दो किरणें चली हैं यहाँ से, एक समांतर चली है, यहाँ आई है, और एक वक्रता केंद्र से गुजरी है। तो ये यहाँ पे मिले हैं, तो दोनों जो यहाँ पे मिले हैं वो ये बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्योंकि यहाँ पे वास्तव में किरणें मिल रही हैं, ठीक है। अब आगे है दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है और परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये वस्तु नहीं दर्पण है। जब किसी दर्पण से प्रकाश टकराता है और परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर दो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक्चुअली में मिलती नहीं है, ठीक है, लेकिन लगता है कि वहाँ से आ रही हैं, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं ऐसा, तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब आइए जानते हैं प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, किन चीज़ों से बनता है उसको, ठीक है। तो आगे है दर्पण, ठीक है। दर्पण 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। और तो आगे है दर्पण, ठीक है। तो देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण में पुनः 2 भाग हो जाते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। आइए जानते हैं क्या क्या होते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण एक कांच की समतल पट्टिका होती है जिसका एक भाग कलई किया हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, पेंट किया हुआ रहता है, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक जैसे मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल जैसा कांच है, एक गोला, ठीक है। तो उसको अगर एक तरफ से इतना कट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये इस दर्पण को अगर हम बाहर की तरफ उभरे हुए भाग को कलर करते हैं, ठीक है, तो वो बनता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे अवतल दर्पण की? अवतल दर्पण खोखले कांच का वह हिस्सा होता है जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसी का अंदर वाला भाग अगर कलई की कर दिया जाए, अंदर वाला भाग पेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसके बाहरी भाग से परावर्तित होगा किरण, ठीक है। तो इस दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ दोनों दर्पण की परिभाषाएं हैं, ठीक है। इन्हीं 2 दर्पण का परिभाषाएं लिखना है। चूँकि हमको 10th में समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे परिभाषाएं, ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स को कुछ बिंदुएं हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। वो 6-7 बिंदुएं हैं, जैसे ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस, वक्रता त्रिज्या, द्वारक और फोकस दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, मान लो
ये अवतल दर्पण है। इसको हम 2D में दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो मध्य बिंदु होता है इसका, ये कहलाता है ध्रुव, ठीक है। अब और ये जो दूसरा है वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये जिस गोले का पार्ट होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसका जो केंद्र था पहले, वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। और आगे है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। जो इस गोले का त्रिज्या होगा, ठीक है, वो इसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। जिस वक्र का भाग होगा उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। या फिर जिस गोले की त्रिज्या, जिस गोले से काटा गया था उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। आगे है फोकस दूरी, ठीक है। तो सॉरी, मुख्य फोकस दूरी से पहले हम जानेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। और आगे है मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, इसकी परिभाषा होती है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी समांतर रेखाएं आती हैं वो किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। आके जैसे ये समांतर रेखा आई और ये इस बिंदु से गुजरती है, दूसरी भी समांतर रेखा इसी ही बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। और जितनी भी समांतर रेखाएं आती हैं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं आती हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। अगला है फोकस दूरी, ठीक है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लेंगे हम, ठीक है। ध्रुव, वक्रता केंद्र, इन सब की परिभाषाओं को वीडियो रोक करके हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके कुछ नियम हैं, ठीक है। और उस नियम को जानते रहेंगे तो हम कैसे भी प्रतिबिंब कहीं वस्तु कहीं भी हो उसका हम प्रतिबिंब बना सकते हैं गोलीय दर्पण से, या फिर गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल से, ठीक है। तो कुछ रूल हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, बिल्कुल समांतर, तो वो हमेशा दर्पण से टकराकर फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। ये तो है उत्तल दर्पण, ठीक है। और आगे है, अगर यही अवतल दर्पण होता तो क्या होता? सेम वही होगा, इसका भी मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, अब वस्तु तो इसके इधर रखा नहीं जाएगा क्योंकि इधर तो पॉलिश किया हुआ है, तो वस्तु इधर रखेंगे तो इधर से प्रकाश की किरण आएगी वस्तु से टकरा के, तो ऐसे आएगा समांतर। तो ये टकरा के कहाँ जाएगा? टकरा के कहीं इधर जाएगा, ठीक है। और इसको देखा जाए तो ये यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी वो उसका फोकस कहलाता है, ठीक है। फोकस की परिभाषा है, या फिर जिस बिंदु पे से गुजरती है, मुख्य अक्ष को काटती है, मुख्य फोकस की परिभाषा बता चुके हैं, ठीक है। तो हम जान गए कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा? टकरा के मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फिर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखो दूसरा रूल क्या है इसका, अगर कोई भी प्रकाश, ये सी वक्रता केंद्र है और ये फोकस है और ये ध्रुव है, ठीक है। अगर कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से होके जाता है दर्पण की तरफ, ठीक है, तो वो उसी माध्यम में फिर से उसी वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? इधर से तो आएगा नहीं क्योंकि वस्तु हमें हमेशा दर्पण के सामने रखना है ना, तो दर्पण तो इधर है
इधर से कलई किया हुआ है, ठीक है। तो इधर से अगर प्रकाश आता है, अगर वो वक्रता केंद्र पर जाएगा तो वो क्या होगा, टकरा के ही उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इन दो नियमों का पालन करते हुए हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्योंकि हमें अधिक से अधिक मतलब कम से कम किरणें मिलने के लिए हमको बस दो ही चाहिए, ठीक है। एक और होता है, अगर हम फोकस से लेके जाएं प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर हम फोकस से गुजारें तो वो टकरा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अभी हम पढ़े थे ना, इधर से अगर समांतर लेके आए तो फोकस से चला जाएगा, ठीक है, या फिर फोकस से ले जाएं तो वो समांतर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं अवतल दर्पण से, ठीक है, और इसको नोट करते जाइएगा। तो पहला, अवतल दर्पण की टोटल 6 स्थितियां हैं, ठीक है। पहला अनंत पे होगा, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पे और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर उसके बाद फोकस पे, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं। तो पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पे रखा गया होगा, ठीक है, तो वहाँ से चल के जो भी किरणें आएंगी वो सब मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, ठीक है। और हमें पता है जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं वे दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा के जहाँ पे मिल रही है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का होगा, ठीक है, और वो मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इसको लिख लेंगे, मुख्य फोकस पे बनता है और जो वास्तविक उल्टा तथा बिंदु के आकार का होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे रोक के। हाँ, तो दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, ठीक है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। अगर ये वस्तु रखा हुआ है AB, इसका नाम है AB वस्तु, ठीक है, नाम दे दिए हैं। तो A से 2 किरणें हमने निकाली, ठीक है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और जो एक समांतर निकाल दिए, क्योंकि हमें पता है समांतर किरण ही फोकस से होकर जाएंगी। बाकी और सारी किरणें भी निकल रही होंगी, बहुत सारी अनंत किरणें निकल रही होंगी जो इसी बिंदु से होकर गुजर रही होंगी, ठीक है, इस वाले बिंदु से। लेकिन हमें उसका पता नहीं है नियम, ठीक है, इसलिए जो सिंपल सा नियम बताए थे उसका फॉलो करते हुए हम करेंगे। तो एक तो समांतर गुजार देंगे, इसको पता है कि हाँ कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, जो हमें पता है कि वो वक्रता केंद्र से ही होकर निकल जाएगी, ठीक है। और एक और बताए थे जो फोकस से, अगर हम फोकस से होकर गुजारे एक किरण, तो ये जो टकरा के ये भी समांतर हो जाएगी और ये यहीं से होकर गुजरेगी, ठीक है, निश्चित है कि वहीं से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो तीसरी भी मिला दिए, हमें तो बस 2 ही की आवश्यकता होगी, ठीक है। तुम और भी सारे मिला सकते हो। तो जहाँ पे मिला, अब A का प्रतिबिंब यहाँ बन गया A, ठीक है, तो AB का प्रतिबिंब बन गया ये, ठीक है। और इसको लिख लेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। और जो वास्तविक होता है, क्योंकि वास्तव में मिल रहा है किरणें, ठीक है, और आकार में छोटा होता है, ठीक है, और उल्टा भी होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, नंबर 3, ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है। तो देखते हैं, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, यहाँ से 2 किरणें गुजारते हैं हम। पहली किरण एक समांतर गुजार देते हैं, ठीक है, जो फोकस से होकर गुजरेगी, और एक फोकस से ही अगर ले जाएंगे तो वो टकरा के समांतर हो जाएगी, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। और ये दोनों जाके यही वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे मिलती हैं, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, वहीं पे बन रहा है, जो वास्तविक होता है,
ठीक है, क्योंकि वास्तव में मिल रहे हैं किरणें, और उल्टा होता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक है, यानी जितनी हाइट इसकी रहेगी, ठीक है, अगर ये 2 सेमी रहेगा तो ये भी 2 सेमी बनेगा। ठीक है, बस ये उल्टा बनेगा और ऊंचाई उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आगे है नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा हो। ठीक है, जब यहाँ रखा रहता है तो फिर वही काम करते हैं। ए से हम एक समांतर किरण गुजारते हैं जो कि फोकस से होकर जाता है, और ए से एक फोकस से होकर गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद में चल के समांतर हो जाएगा टकरा के दर्पण से। तो ये यहाँ पे मिलते हैं जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी मिल जाते, मतलब मिल सकते हैं। ठीक है, तब तो यदि फोकस दूरी और फोकस बिंदु लिखते, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा हो तो वो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, फिर अगला हम पढ़ते हैं नंबर 5, जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। ठीक है, 5वीं स्थिति है, जब हम फोकस पे रखते हैं, फिर यहाँ से हम देखते हैं, फिर वही काम करेंगे, अक्ष के समांतर एक किरण गुजारेंगे। ठीक है, वस्तु से, वो क्या होगी, फोकस से होकर ही गुजरेगी। ठीक है, यहीं से गुजरेगी क्योंकि वस्तु फोकस पे ही रखा हुआ है। अब यहाँ से वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे जो कि वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। ठीक है, टकरा के। तो ये जो दोनों किरण टकरा के जाती हैं, ये दोनों समांतर होती हैं, वे कहीं मिलती नहीं हैं अक्सर में। तो इसका प्रतिबिंब हम बोल देते हैं कि अनंत पे बनता है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आगे, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्थिति नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम फोकस और ध्रुव के मध्य हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। फिर वही कार्य करेंगे, अक्ष के समांतर हम किरण गुजारेंगे, वो फोकस से होकर जाएगा, और एक वक्रता केंद्र से गुजारेंगे जो वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगा। ठीक है, वास्तव में ये दोनों फैलते हुए दिखेंगे। ठीक है, जिनको हम अगर पीछे ले जाएं तो वो एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत होंगे। ठीक है, तो हम बताए थे आभासी प्रतिबिंब में जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ कौन से प्रतिबिंब बनता है, आभासी। ठीक है, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये केवल एक ही केस है जिसमें अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बाकी सारे 5 में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और जो आभासी होता है सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे देखे हैं 6 स्थिति, यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है, इसको सब लोग लिख लें। तो इसमें दिख रहा है कि हम अधिकतर जगह कुछ जगह पे बड़ा प्रतिबिंब हम पा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन अवतल दर्पण में हम कहीं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर ले रहे हैं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम बहुत ही सारी चीज़ों में करते हैं जहाँ हमको बड़ा चित्र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे दांत के चिकित्सा करने में, या फिर इसको देखते हैं बड़े बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग, आँख, नाक, कान, गला का उपयोग। ठीक है, और भी कई चीज़ों में जहाँ पे हमें बड़े चित्रों की आवश्यकता होती है दूरदर्शी में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे और ये टेबल बना लेंगे और अवतल दर्पण का उपयोग। फिर अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, और या फिर कोई भी असुविधा हो रही हो पढ़ने में कि मतलब ऐसे बनाना चाहिए, या फिर कोई भी सुझाव हो तो बताएं। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।